हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल या कहो आपके चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफ एसएससी उन्हें सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग सॉल्व कराते रहेंगे और हम लोग अपने अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सेट 5 पेपर नंबर एसएससी 2018, ठीक है। सेट 5 को कर रहे हैं। देखेंगे आप लोग, मतलब इनके क्वेश्चंस ना काफ़ी सिमिलर मिलेंगे आपको। मतलब सेट 1 में जिन टॉपिक्स को कवर किया गया, सेट 2 में भी उसी टाइप के टॉपिक्स को कवर किया गया। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से टोम से आता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज हायर पेयर्स। ठीक है, पेयर ऑफ गियर इन मैथ, दो गियर्स हैं आपस में मैथ में, कौन सा पेयर बना रहे? हायर पेयर बना रहे। बेल्ट एंड पुली, बेल्ट एंड पुली इज अ रैपिंग पेयर बट इट इज अ टाइप ऑफ अ हायर पेयर। रैपिंग पेयर ये होता है कि देखिए ये जो पुली है इसके ऊपर बेल्ट रैप है, ठीक है। तो बेल्ट क्या होती है, कुछ कुछ पॉइंट्स पे से टच कर रही होती है, लेकिन इसमें पॉइंट पेयर ही होता है एक टाइप से, मल्टीपल पॉइंट पेयर होता कह सकते हो आप। तो दैट इज अ टाइप ऑफ हायर पेयर। एंड कैमेना फॉलोअर, तो आंसर इज 1 2 3। What is the degree of freedom of the link shown in the figure? हमें बताना है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो देखते हैं 102 को सॉल्व करेंगे। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ठीक है। देखो एक लिंक, दो लिंक और एक क्या है इसमें जॉइंट है, एक जॉइंट है, तो फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अलग रहती है, इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके हम लोग इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मुझे क्या ना जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या होता है हम लोग इसको, ये लिंक के मोशन को है ना दो में कंसीडर करते हैं। ये लिंक दो तरीके से मोशन कर सकती है, ये लिंक दो तरीके से मोशन कर सकती है, और इस वाले पार्ट को माइनस करते हैं, है ना। तो 2 + 2 - 2, तो आंसर विल बी 2। चलिए, अ सिंपल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 11 सिंपल रिवॉल्यूट जॉइंट्स एंड 9 लिंक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंपल देखिए फॉर्मूला लगाइए, 3l - 1 - 2j - h = 0। वो सॉरी निकाल रही हैं, 3 इंटू लिंक कितनी है 9 - 1 - 2 इंटू 11, हायर पे 0, 8 इंटू 3 - 22, 8 से 24 - 22, आंसर इज 2। आगे, कंसीडर द ग्रॉबलर क्राइटेरिया फॉर अ प्लेनर मैकेनिज्म एज f = 3n - 1 - 2l - h। व्हाट इज द दिस i जैसे बोल दिए, l बोल दो, रिप्रेजेंट्स in the above equation number of lower pairs, number of links, the length of the longest link and number of mobile links. So n is telling about the link or this I is telling about the joint, lower joint या lower pair, and this is higher pair or higher joint. Answer will be A. An engine as the prime mover must have both flywheel and governor प्रोवाइडेड इन द सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, तो देखिए क्या है, फ्लाई व्हील भी है और गवर्नर है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब ये अपने इंजन में क्या किस चीज़ के लिए यूज होते हैं हम लोग, फ्लाई व्हील और गवर्नर। हम लोग फ्लक्चुएशंस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो स्पीड का फ्लक्चुएशंस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज द स्पीड गलत, मिनिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन इज बिल्कुल करेक्ट, मैक्सिमाइजिंग द स्पीड फ्लक्चुएशन गलत, नन ऑफ दीज गलत। व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म विल प्रोड्यूस्ड। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर किस तरीके का मोशन प्रोड्यूस करती है। तो क्रैंकिंग स्लॉटर लीवर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो फिक्स होती है, यहाँ पर एक स्लॉटेड वाल लगा रहता है, यहाँ पर एक क्रैंक होती है जो इसके अंदर एक स्लाइडर रहता है उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्रैंक रहती है, एक रैम से कनेक्टेड रहती है इस तरीके से, है ना। और यहाँ इसके अराउंड ये राउंड मोशन करती है,
ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। ये इधर के ये एक टाइप की क्या है, एक टाइप की किस टाइप की मशीन है, शेपिंग मशीन है। तो दिस प्रोड्यूस अ ऑसिलेटिंग मोशन। द बीम इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, बीम इंजन किस तरीके का इन्वर्जन है। तो जो बीम इंजन किस तरीके का होता है, एक ऐसा फिक्स लिंक होती है, एक यहाँ पर ऐसे बार सा लगा रहता है, उसके ऊपर एक यहाँ पर लीवर लगा होता है इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे जो लिंक रहती है ये राउंड मोशन करती है ना, और ये वाला जो यहाँ पर एक स्लाइडर के साथ ये फिक्स रहता है, इस तरीके का होता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ 4 बार लिंक चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द क्रीप इन अ बेल्ट ड्राइव। क्रीप, बेल्ट ड्राइव में क्रीप का क्या मेन रीजन है, elongation of belt due to the tension, plasticity of belt material, elongation of belt material and differential elongation of belt due to difference in tension on two sides of pulley। तो देखिए क्रीप, क्रीप क्यों हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्रीप क्या हो रहा है कि दो साइड जो पुली लगी है उनमें जो टेंशन हो रही है, तो उनमें जो एलोंगेशन हो रहा है उसमें चेंजेस की वजह से कंटिन्यूस उसमें एलोंगेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा उसके चेंजेस के वजह से इसमें कंटिन्यूस टेंशन की वजह से आपका क्रीप होता है। विच इक्वेशन डिफाइंस द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट बता देता हूँ, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन अपॉन मीन स्पीड, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लीजिए कि रेंज ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। Which of the following clutch is also considered as a bat clutch। किसको बैट क्लच बोला जाता है, तो आपको याद रखना है हमेशा जो मल्टी प्लेट क्लचेस होता है इज ऑल्सो नोन एज आपका वेट क्लचेस, ठीक है। क्लचेस का टाइप देख लो, नहीं तो जो क्लच होते हैं इनको 3 टाइप में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका जॉ क्लच, एक होता है आपका फ्रिक्शन क्लच, और एक होते हैं आपके हाइड्रोलिक क्लच। तो अगर आपने फ्रिक्शन क्लच को बांटा तो ये 3 टाइप में बढ़ जाते हैं, एक तो प्लेट क्लच, एक कोन क्लच और एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ठीक है। और फिर आप जो प्लेट क्लच होती है उसको सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 110 आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, अ टर्निंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन एज शोन इन अ गिवन डायग्राम विद द मीन टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर। कितना है मीन टॉर्क, 20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड पीक टॉर्क टीपी इन न्यूटन मीटर इफ द नेगेटिव टॉर्क इज टू बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैल्यू किसकी बताओ, पीक टॉर्क या एस्टिमेटेड पीक टॉर्क की वैल्यू बताओ अगर नेगेटिव टॉर्क इज टू बी निगलेक्टेड। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है टीपी की वैल्यू, है ना। तो हम उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, हम लोग देखिए इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है, हम पहले निकालेंगे एरिया अंडर द टीएम, ठीक है, एरिया अंडर द टीएम। तो हमें हमें क्या करना है, हमें करना है मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन करना है, फ्लक्चुएशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अब हम लोग निकालते हैं, पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया कितना निकलेगा यहाँ से, देखो आपका यहाँ पे टीएम की वैल्यू है 20, है ना। तो ये पूरा एरिया कितना निकला, ये निकला 20 इंटू 4 इंटू पाई, तो ये निकला है आपका टीएम, ठीक है, 20 इंटू 4 इंटू पाई। ठीक है, और 20 ये इस वाले एरिया को इस वाले एरिया से आप निकालोगे, दैट इज कम आउट टू द, ये वाला एरिया निकलेगा आपका पाई टू टी पी इंटू 1/2, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर का जो रीजन होता है ये वाला रीजन और जो ये वाला रीजन है, इनका एरिया बराबर होना चाहिए। तो हम इन दोनों एरिया को बराबर कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, देखो
वो कैसे करेंगे सुनिए। हम कैसे कराएंगे, हम लोग ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, पहले तो इसको देखो कितना लिखा है 20 इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है ना, ये 4 पाई। इसको बराबर करेंगे ट्राइंगल के एरिया के, ये हाफ इंटू टीपी इंटू कितना है बीच में पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, टीपी की वैल्यू निकालिए, टीपी वैल्यू कम आउट टू विल बी 160। Which of the following equation correct representative of sensitiveness of the governor? Sensitiveness of the governor क्या होता है ना, तो सेंसिटिव ऑफ गवर्नर आपको बता देता हूँ। तो अभी हमने क्या देखा था, फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड देखी थी, है ना। तो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर भी वही जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लाई व्हील होता था ना, वही सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर होता है, रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। द डबल स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ, ये बता चुका हूँ पहले ही से आपको, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा कि डबल स्लाइडर में क्या होते हैं, 2 टर्निंग पेयर होते हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं। इफ देयर इज नो स्लिप एंड द क्रीप इन द ट्रांसमिशन, दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी रेशियो इन ओपन बेल्ट ड्राइव। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, n1 अपॉन n2 बराबर d2 अपॉन d1। What is the effect of slip of the belt on the velocity ratio of belt drive? क्या पूछ रहा है, हमें स्लिप का इफेक्ट बताना है किस पे, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव का, है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्लिप ऑन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रेशियो पे क्या डिफरेंस पड़ने वाला है इससे, तो वेलोसिटी रेशियो पे क्या डिफरेंस पड़ेगा आप खुद बताइए, है ना। तो जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव इज नोन एज, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है, टेंड कर रही है, कोशिश कर रही है मूव करने की, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नॉट ग्रेविटेशनल नॉट, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिजिड बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, हमें बताना है कि कब, अगर हमारी बॉडी किसी फोर्सेस के अंदर है तो कब उसको इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पहले से ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेज मीट इन अ पॉइंट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर, द लाइन ऑफ एक्शन दीज फोर्सेज मीट एट अ पॉइंट बोथ। मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशंस लाई करनी चाहिए तब। तो आंसर इज डी। The point in a beam at which a bending moment is maximum, the shear force at that point is 0। मतलब क्या होता है, जब shear force change its sign, ठीक है, तब bending moment उस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। 119 a steel rod of original length 200 mm, L दे दिया है, and final length L final दे दिया है, L initial दे दिया है ना। after application of axial load दे दिया। what is the strain developed in the body, तो स्ट्रेन डेवलप्ड क्या होता है, डेल्टा एल आई माइनस एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई। कुछ नहीं करना, इसमें फोर्स का कोई काम नहीं है, डायरेक्टली निकाल लो, है ना। आंसर आ जाएगा 0.001। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सेटिस्फाइड द हुक्स लॉ। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन और सिग्मा बराबर एप्सिलॉन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन ग्राफ होता है ये सिग्मा है, ये एप्सिलॉन है, दिस इज द y बराबर mx लाइन। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इसको सिग्मा बराबर e इंटू एप्सिलॉन भी लिखते हैं। चलिए, द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट गिव्स बाय द इक्वेशन ऑफ। देखिए क्या हो रहा है, हमें m इक्विवेलेंट निकालना है ना। जब हमारा ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट दो है तो ये होता है हाफ m प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और टॉर्क इक्विवेलेंट निकालना होता है तो ये होता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखिए रहा ना, आंसर मिल गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर, है ना। क्या इफेक्ट पड़ेगा यंग मॉडुलस पे, इफ द रेडियस ऑफ अ वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड पी इज डबल्ड। देखिए तो आप जान लीजिए यंग मॉडुलस किसी भी टाइप की डायमेंशन को चेंज करने से नहीं बदलता है। यंग मॉडुलस इज ऑलवेज कांस्टेंट इफ यू आर चेंजिंग द डायमेंशन ऑफ द बॉडी।
बाय द हेल्प ऑफ एनी फोर्सेस। बट अगर आप इसका टेम्परेचर राइज करो या इसे गर्म करो तो इसका यंग मॉडुलस बदलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, लोड है ना, लोड की वजह से रेडियस ऑफ वायर को डबल कर रहे हैं। Which of the following shows a correct graph of stress and strain for an ideal elastic strain hardening? ठीक है, तो इसके लिए वाला मैं बता चुका हूँ शायद आपको, सी वाला, ये लास्ट वाले सेट में भी मैंने कराया था, लास्ट के लास्ट सेट में ये क्वेश्चन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट टॉर्क, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, रिपीटेटिव है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं कराऊंगा। फॉर्मूला बताया था टॉर्क इक्विवेलेंट का और एम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था, लगा लेना, कर लेना। जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उन्हें मैं दोबारा बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आपने पुराने लेक्चर अगर मिस किए हैं तो आप जाइए पहले वो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए। द शेयर फोर्स एक्टिंग एट अ मिड पॉइंट ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज 12 किलो न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डब्ल्यू ओवर द एंटायर लेंथ विच इज द स्पैन लेंथ ऑफ, देखो क्या हो रहा है, जो शेयर फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, एट द मिड पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो वो पूछ रहा है the shear force acting at the midpoint of the cantilever beam 12 kilonewton. What is the value of uniform distributed W acting over the entire length, the span of the beam? यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो इधर निकालोगे आप तो कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट बताना है आपको। दिस इज 2, दिस इज W बताना है, तो दिस फोर्स इज 6। एक मिनट रुकिएगा, पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसे, फिर आप करिएगा। देखिए वो कह रहा है कि जो शेयर फोर्स है, अरे यार ये जो शेयर फोर्स है ना, वो क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ पे लग रहा है, सेंटर तक लग रहा है। ठीक है, ये लग रहा है 2 मीटर तक। तो ये फोर्स कितना लग रहा है, W इंटू एक्स लग रहा है ना, तो टोटल फोर्स कितना है 12 बराबर W इंटू एक्स मतलब 2, तो 2 से क्या W बराबर आ गया 6 आंसर। चूज द करेक्ट मटेरियल विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हाईली इलास्टिक। ठीक है, हाईली इलास्टिक में इनमें से कौन सा मटेरियल आता है, ब्रास, स्टील, ग्लास एंड रबर। तो आपको पता होना चाहिए इन चारों में सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक है वो है रबर, वो स्टील। ठीक है, क्योंकि इनका जो अगर आपको निकालना है कि किसकी इलास्टिसिटी कितनी है तो उसके लिए आपको यंग मॉडुलस पता होना चाहिए। तो स्टील का यंग मॉडुलस होता है 205, ग्लास का होता है आपका 80, ठीक है, रबर का होता है 0.28 और ब्रास का होता है 97 GPa। सारे GPa में याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट इन द बीम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट इन द बीम, मतलब शेयर फोर्स की जो वैल्यू है इज नथिंग बट एट द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट कर्व है। ठीक है, उसने पूछा इनकरेक्ट, तो मतलब कुछ ना उसने कुछ बोला है कि जो शेयर फोर्स है आपका W दैट इज नथिंग बट dm/dx, तो ये सही है। द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट एनी पॉइंट इन द बीम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट एनी पॉइंट इन द बीम इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स कर्व, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो बी इज द गलत आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज, यहाँ पे इनकरेक्ट था, सॉरी, इनकरेक्ट फॉर द शाफ्ट कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो शाफ्ट इनकरेक्ट के लिए होता है आपका T बराबर T1 प्लस T2, ठीक है, और थीटा बराबर θ1 बराबर θ2। ये जो चीज़ होती है दिस इज फॉर पैरेलल, है ना, तो ये दोनों के दोनों ही सही है।
बी एन सी बोथ द आंसर, बी एन सी बोथ आर आंसर, एंड सॉरी डी भी आंसर हो गया, ये तो डी, बी सी डी आंसर हो गया। A body is subjected to the principal stress at any point having the values as 200 MPa, 150 MPa, 100 MPa respectively. What is the value of maximum shear force stress? ठीक है, हमें क्या निकालना, मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना है, और हमें किस चीज़ की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज दी गई हैं। चलिए, तो हमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस निकालना, दिस इज नथिंग बट अ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। तो 200 माइनस 150 बाई 2, 150 माइनस 100 बाई 2 और 200 माइनस 100 बाई 2। माइनस 100 बाई 2, तो ये आ गया 25, ये आ गया 25, ये आ गया 50, तो 50 इज द आंसर। Which of the following beam will produce the constant bending moment over the given span I? देखो पहला तो ये हो गया, है ना। इसके लिए अगर आप निकालोगे बेंडिंग मोमेंट, है ना, अगर इसके लिए अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा ट्राइंगुलर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका ट्राइंगुलर। उसके बाद अगर आपको इसके लिए निकालना है तो आपका बेंडिंग मोमेंट इसके लिए भी ट्राइंगुलर आएगा, है ना। इसके लिए निकालने जाओगे तो यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, क्योंकि इसके लिए कुछ इस तरीके से बनेगा बेंडिंग मोमेंट। देखो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना, एक W/2 यहाँ लगेगा, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट आएगा दैट इज कांस्टेंट, बाकी ये सही है। What is the temperature for the which of the vapor pressure of a substance is equal to the 760 mm Hg termed S? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, हमें वो टेम्परेचर बताना है, व्हाट इज द टेम्परेचर, है ना, जिसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी कितना होता है 760 mm। तो कुछ नहीं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेरिक की वैल्यू दी गई है। व्हाट हैपेंस व्हेन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज मोर देन वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर हमारी हीट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है किससे, वर्क ट्रांसफर से, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नथिंग बट Q बराबर U प्लस W। तो अगर W उतना ही है, Q ज़्यादा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। 133 द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन टू गैसेज आर मिक्सड इज। देखिए क्या हो रहा है, हमें डिग्री ऑफ डिसऑर्डर बताना है अगर हम दो गैसेज को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। less than that of individual gases, higher than the individual gases, unpredictable compared to the individual gases or same as that of individual gases। तो what will be the answer according to the question? It will higher, है ना। अगर आपने दो गैसेस को मिलाया है तो यहाँ पर रैंडमनेस बढ़ जाएगी। 134 A Carnot heat pump is used to maintain a room at a temperature of 27 degrees C. The initial temperature of the room was -4 degrees C. The heat loss from the room is 20 kilowatt. What is the power requirement of the pump? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। हमें क्या बताना है, हमें क्या दे दिए, टेम्परेचर दे दिए हीट पंप के, हमें क्या दे दिया, हीट लॉस फ्रॉम द रूम दे दिया है, और हमें क्या निकालना है, पावर पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को करने में वैसे भी कुछ भी नहीं है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। पावर रिक्वायरमेंट फॉर द पंप पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द पावर रिक्वायरमेंट फॉर द पंप। तो देखिए 27 में अगर आपने टेम्परेचर 273 ऐड किया कैलोरी बदलने की, तो ये हो गया 300, और 273 में माइनस किया तो कितना हो गया 269। पावर कितना लॉस हो रहा है, पावर का लॉस है आपका 20 किलोवाट। तो फॉर्मूला लगाइए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लीजिए, TH अपॉन TH माइनस TL बराबर Q लॉस अपॉन W। तो आ गया 300 अपॉन 27 माइनस 4, मतलब 27 माइनस प्लस 4 हो गया तो 31 बराबर QL कितना निकला है आपका 20, और W आपको बताना है। तो 0 से 0 गया, ये गया 15 बार, है ना।
तो W कितना निकला 31/15, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना 2। विच ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विद 2 पार्ट्स, अरे क्वेश्चन छुप गया सॉरी, विद एंट्रोपी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है ना। अगर देखिए हमने क्या x को और y को मिलाया है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, s क्या हो जाएगी, तो s ऑलवेज भी ग्रेटर देन x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंजन। तो सबको पता है ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल का स्पार्क इग्निशन में, डीजल साइकिल का सीआई इंजन में। विच साइकिल हैज़ हीट एडिशन प्रोसेस कैरीड एट बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये वाली साइकिल, ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है, तो ये सिर्फ ड्यूल साइकिल में होता है। फॉर अ प्रोसेस विच इज़ नॉन फ्लो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है del U बराबर Q माइनस डब्ल्यू, या कह सकते हो Q बराबर du प्लस डब्ल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिटोनेटेशन इन द इंजन। देखो अगर देखो क्यों हो रहा है डिटोनेटेशन या नॉकिंग, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत छोटी छोटी टर्म्स। ठीक है, अगर इंजन ज़्यादा हीट करेगा तो ज़्यादा हीट की वजह से, हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से, लीन फ्यूल मिक्सचर की वजह से, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, चारों सही हैं। What is the state of meeting of saturated liquid line with respect to the vaporization and saturated vapor line on a PV diagram of a pure substance called। देखो वो क्या कह रहा है कि हमें बताना है what is the state of meeting of saturated liquid line with respect to the vaporization, है ना, and saturated vapor line। तो PV डायग्राम पे हमें क्या बनाना है, हमें ये डायग्राम बनाना है जहाँ पर क्या होने वाला है, हमारी वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट आपस में मैच करती हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट और सैचुरेटेड वेपर स्टेट या सैचुरेटेड वेपर लाइन आपस में मैच करती हैं, क्रिटिकल लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ एन ऑटो साइकिल ऑन PV स्केल। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल ऑटो साइकिल को, आइडियल ऑटो साइकिल को क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखा जाए PV ग्राफ बताना है ना आपको। ठीक है, ऑटो साइकिल तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे, ये भी नहीं हो सकता, ये तो ड्यूल साइकिल है। सिर्फ डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये होती है आइडियल साइकिल। और एक्चुअल ऑटो साइकिल की तरफ जाओगे ना तो दैट इज़ थोड़ा डिफरेंट होती है, वो कुछ इस टाइप की होती है एक्चुअल ऑटो साइकिल, है ना, वो थोड़ा बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल ऑटो साइकिल थोड़ी अलग होती है। तो आइडियल को समझ के रखिए, देखिए ये 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। ठीक है, विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अ रिजर्वायर ऑफ हीट। ठीक है, ठीक है, इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है रिजर्वायर ऑफ हीट के लिए। इट हैज़ कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही लिखा है। इट हैज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल बाथ, बिल्कुल सही लिखा है। इट हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, बिल्कुल सही लिखा है। देयर एग्जिस्ट नो हीट रिजर्वायर्स, ये गलत लिखा है। तो डी इज़ द आंसर। इफ हीट इंजन produce work only by interacting with the one source, what kind of the machine is। वो कह रहा है कि सिर्फ एक हीट सोर्स है। ठीक है, ये हीट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से Q गया और W निकला। ठीक है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, एक हीट सोर्स है। तो वो कौन सी मशीन होगी जिसमें सिर्फ एक हीट सोर्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ नोन एज PMM1 के बाद जो आता है PMM2। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग केल्विन वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। यही वाली जो मशीन होती है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वॉयलेट करती है। द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो डिस्टिंक्ट वेपराइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड।
ठीक है, वो कह रहा है वो पॉइंट बताइए जिसके बाद कोई भी वेपराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। वॉट इज़ द ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड? तो आपको याद रखना है हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 और सैचुरेटेड वेपर के लिए 1 होता है। Which statement represents the steady flow energy equation for a boiler? इनमें से कौन सी इक्वेशन स्टडी फ्लो ऑफ बॉयलर बताती है? तो आपको याद रखना है कि बॉयलर में कभी भी वेलोसिटी का टर्म नहीं आता, तो ये दोनों गलत हैं। बॉयलर में कभी W नहीं आता क्योंकि बॉयलर कोई वर्क नहीं करता, तो D गलत है। सिर्फ Q बराबर H2 माइनस H1 होगा आंसर। What happens to the COP of a heat pump when the temperature difference between the source and sink is increased? क्या हो रहा है कि अगर हमने क्या किया है, COP बताना है किसका? हीट पंप का। अगर हमने टेम्परेचर डिस्टेंस मतलब TH माइनस TL को इंक्रीज़ कर दिया तो COP क्या होगा? हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? COP क्या होता है? नथिंग बट TH अपॉन TH माइनस TL फॉर हीट पंप। ठीक है, अगर ये इंक्रीज़ हुआ तो ये पूरा टर्म डिक्रीज़ हो जाएगा। A is the answer. The heat engine performs a work of 100 kilojoule per cycle. The efficiency of the engine is 50%. What will be the amount of heat rejected per cycle? देखो वर्क कितना हो रहा है? 100 किलो जूल हो रहा है। ठीक है, वर्क 100 किलो जूल है तो ये 0.5 हो गया, ये हो गया 100 और Q सप्लाई हो गया QS। तो QS कितना हो गया? QS इक्वल टू हो गया 200। ठीक है, 200 किलो जूल है ना, 200 किलो जूल हो गया, 0.5 200। ठीक है, सप्लाई निकल आया, वर्क निकल आया, तो हीट रिजेक्टेड कितना है? हीट रिजेक्टेड कितना दिख रहा है? 100 किलो जूल। 50 इज रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द रीजन 1 इन द PV डायग्राम गिवन बिलो इज कॉल्ड? ठीक है, अगर रीजन 1 का पूछा जाए तो उसको क्या कहते हैं PV डायग्राम में? तो दिस रीजन इज नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, सॉलिड लिक्विड रीजन एंड अनसैचुरेटेड सॉलिड रीजन। तो दिस नोन इज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन। ठीक है, 150। द फ्लो थ्रू अ टरबाइन इन अ बॉयलर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, अगर यहाँ पर बात हो रही है कि फ्लो बताना है हमारा आपके किसका? टरबाइन का बॉयलर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, तो इट इज रिप्रेजेंट बाय द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डैश इज प्रेजेंट इज हाई परसेंट इन मैग्नेट स्टील। मैग्नेट स्टील में क्या सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है टंगस्टन। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका कॉपर, इसमें होता है सल्फर, इसमें होता है क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, आयरन। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? टंगस्टन। कितना? 13%। फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ। जो फाउंड्री क्रूसिबल होता है वो किस चीज़ का बनता है? वो बनता है ग्रेफाइट का, है ना। द क्रूसिबल मटेरियल शुड ऑल्सो हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, इवन व्हेन एक्सट्रीमली हॉट, चाहे वो कितने भी गर्म, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएं तब भी उनकी स्ट्रेंथ मजबूत रहनी चाहिए। फर्नेस क्रूसिबल जो मतलब जनरली जो मटेरियल्स होते हैं वो क्ले, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड के ही होते हैं। ठीक है, कोरोंडम कंटेन्स मोर देन 95%। तो जो कोरंडम होता है उसमें सबसे ज़्यादा Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसके साथ में उसमें टाइटेनियम, थोड़ा सा क्रोमियम और थोड़ा सा वेनेडियम भी होता है। पाइप ऑफ अ बाइसिकल फ्रेम्स आर मेड ऑफ। ठीक है, तो किस चीज़ का बनता है? दैट इज मेड ऑफ कार्बन, क्रोम, स्टील। ऑस्टेनाइट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन। तो कार्बन इन गामा आयरन। ठीक है, ऑस्टेनाइट क्या है? कार्बन इन गामा आयरन। ठीक है, ऑस्टेनाइट जो होता है इट इज़ अ डक्टाइल फॉर्म ऑफ आयरन। डक्टाइल फॉर्म ऑफ आयरन है ना, बहुत अच्छी फॉर्म है। ठीक है, चलिए। डैश विल एग्जिबिट विस्को इलास्टिक बिहेवियर। इनमें से कौन सा विस्को इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है? स्टील, डायमंड, ऑर्गेनिक पॉलीमर और न्यूप्रीन। तो आपका जो न्यूप्रीन होता है ये विस्को इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। विस्को इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो टाइमली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो उसमें
स्ट्रेस होती है, जब हम स्ट्रेस करते हैं तो वो अपनी शेप को रिकवर तो करते हैं, पर एक टाइम के बाद करते हैं, इंस्टेंट नहीं करते, है ना। तो टाइमली डिपेंडेंट बिहेवियर दिखाते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द अमरफस मटेरियल, इनमें से कौन सा अमरफस मटेरियल है? लेड, ब्रास, ग्लास, सिल्वर। तो ग्लास इज़ द अमरफस मटेरियल, ठीक है। अलॉय ऑफ मैग्नीशियम आर, अलॉय ऑफ मैग्नीशियम कैसा है? इजी टू मशीन, मैग्नेटिक, लाइट, प्रोन टू कोरोजन। तो आंसर इज लाइट, ठीक है। अलॉय ऑफ मैग्नीशियम आर लाइट। अंडर माइक्रोस्कोप पर लाइट अपीयर्स एज, देखो माइक्रोस्कोप में पर लाइट को हम देख रहे हैं तो वो किस तरीके का दिखता है? वो फिंगरप्रिंट स्ट्रक्चर का दिखता है, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स है। डैश हैज़ मैक्सिमम मैलिएबिलिटी, इनमें से किस चीज़ की मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड एंड रॉट आयरन, ठीक है। तो लेड की जो मैलिएबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है। लेड कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, डेंस होता है, हाई मैलिएबल होता है और ग्रे कलर का होता है, ठीक है। बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है और कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ़ इट इज़, है ना। हम लोग फ्लूइड को आइडियल कब बताएंगे? जब वो इनविस्कस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन लेस, इनमें से क्या डायमेंशन लेस है? स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशनलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट अ ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो दो डेंसिटी का रेशियो है, तो डेंसिटी की यूनिट कट जाएगी और ये अपनी फिर से उसी पर आ जाएगा। इन दिस फिगर अबव द आइडियल फ्लूइड द कर्व दैट इज अप्लीकेबल इज, इसका क्वेश्चन का है 162 163। इन द फिगर गिव अबव फॉर द आइडियल फ्लूइड द कर्व, हाँ तो उन्होंने बोला आइडियल फ्लूइड के लिए हमें कर्व बताइए। तो याद रखिए जो ये ए वाला है दिस इज़ फॉर आइडियल, ये स्ट्रेट लाइन है न्यूटोनियन, अगर इस साइड को होता तो दिस इज़ डाइलेटेंट, दिस इज सूडो प्लास्टिक, दिस इज बिंघम प्लास्टिक, दिस इज थिक्सोप्लास्टिक और दिस इज रियोपैक्टिक। तो ये पूरा कर्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर आइडिया ए। सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट्स ऑफ, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। एल्कोहल इज यूज्ड एज मैनोमीटर्स बिकॉज, देखो मैनोमीटर में हम लोग एल्कोहल का यूज़ क्यों करते हैं? इट हैज़ लो वेपर प्रेशर, इट इज़ क्लियरली विजुअल, इट हैज़ लो सरफेस टेंशन और इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। तो आंसर है इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कॉलम ड्यू टू द लो डेंसिटी। तो आंसर इज एल्कोहल वाई यूज इन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो छोड़ो। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, तो पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। एक आपके विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है आपकी पास्कल सेकेंड, ठीक है। 10 पॉइज होता है, एक पास्कल सेकेंड में 10 पॉइज होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो पहले तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द नेचर ऑफ द सॉलिड, और दूसरी चीज़ होती है द मटेरियल विच एग्जिस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। चलिए इन दोनों ही चीज़ों पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। टू अवॉइड वेपराइजेशन इन द पाइपलाइन, द पाइपलाइन ओवर द रेज इज लेड सच दैट इज नॉट मोर देन, ठीक है। हमें क्या करना है? वेपराइजेशन को अवॉइड करना है, तो हमें अपनी लाइन ओवर द, जो पाइपलाइन ओवर द रेज है ना, उसको कितना लेड नहीं होना चाहिए, कितने से ज़्यादा लेड नहीं होना चाहिए? दैट इज शुड बी 6.4 मीटर अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, तो कैपिलरी एक्शन किस कारण से होता है?
कैपिलरी एक्शन होता है आपके सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है ना। फिर कोहेजन ऑफ द लिक्विड और अडेजन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल। देखो कैपिलरी एक्शन तो होता तो सरफेस टेंशन की वजह से है, पर कैपिलरी में एक डिप्रेशन होता है, सॉरी डेप्रिशिएशन होता है, और एक होता है इंक्लिनेशन। मतलब एक में जो फ्लूइड होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और एक में फ्लूइड नीचे की तरफ आता है, तो वो कोहेजन और अडेजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स को होता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Which of the following instrument can be used for measuring speed of a submarine moving in a deep sea? अगर हमें जो हमारी सबमरीन मूव कर रही है ना, और उसकी स्पीड को निकालना है, तो हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस प्लेट, हॉट वायर एनीमोमीटर और नन ऑफ दीज। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। हम लोग यूज़ करते हैं आपका पीटोमीटर लॉक्स, ठीक है, हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। चलिए, इसका यूज़ जनरली जो सरफेस शिप्स होती हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, शिप्स के लिए भी यूज़ होता है मतलब, और सबमरीन्स के लिए भी यूज़ होता है। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड फ्लो, जो कंटिन्यूशन इक्वेशन होता है वो किस चीज़ के लिए वैलिड है? स्टेट्स दैट एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन। नहीं, मोमेंटम, ये जो कंटिन्यूटी होती है ये मास कंजर्वेशन को बताती है। स्टेट दैट एनर्जी, देखो ये दोनों ही गलत हैं, एनर्जी की बात ही नहीं। अप्लाइज टू रोटेशनल फ्लो, तो ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट्स दैट नेट रेट ऑफ इनफ्लो इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम मस्ट बी जीरो। इन सीरीज पाइप एप्लीकेशन द हेड लॉसेस थ्रू ईच पाइप आर एडेड टू ऑब्टेन द टोटल हेड लॉस। ठीक है, देखिए हम अगर सीरीज़ में लगा रहे हैं पाइप्स, तो हमारे क्या होगा, हमारे हेड लॉस ऐड होते जाएंगे, हमारे हेड लॉस बढ़ता जाएगा। HL बराबर HL1 प्लस HL2 प्लस HL2, जिससे हम लोग टोटल हेड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा फ्लो क्यू ही रहने वाला है क्योंकि एक के ऊपर एक पाइप लगा हुआ है, पर हर पाइप का एक अलग होगा फ्लो, है ना, हेड लॉस ये ऐड हो जाएगा। हाइड्रोलिक डायामीटर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ डायामीटर नॉन सर्कुलर डक्ट्स इज इक्वल्स टू। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हाइड्रोलिक डायामीटर निकालनी होती है तो फॉर्मूला इज 4A/P कह दो इसे, है ना। ठीक है, A मतलब होता है एरिया, P होता है पेरीमीटर, और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक डायामीटर निकालने के लिए। हाइड्रोलिक रैम इज़ अ डिवाइस यूज्ड। हाइड्रोलिक रैम का यूज़ क्यों होता है? ठीक है, हाइड्रोलिक रैम इज़ यूज्ड टू बीट वाटर एंड लिफ्ट इट, है ना। वाटर को लिफ्ट कराने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक रैम का जनरली यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ। इन फ्री वर्टेक्स मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी द वाटर पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको याद रखना है VR बराबर कांस्टेंट होता है फॉर फ्री वर्टेक्स के लिए, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया, तो C इज द आंसर। Euler equation is the differential form for motion of liquids is given by। ठीक है, हमें क्या बताना है? Euler equation बतानी है, तो C is the Euler equation। dP/ρ GZ VdV बराबर 0। As pump speed increases its NPSH net positive suction head requirement। क्या कह रहा है? अगर हमने पंप की स्पीड बढ़ा दी तो NPSH पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो NPSH क्या होता है? जनरली P1/ρg प्लस V1² माइनस क्या होता है? वेपर प्रेशर का अपॉन ρg। ठीक है, ये होता है। अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना, तो ये डिपेंड करता है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन अदर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन पे भी डिपेंड ये चीज़ कर रही है, अकेले वेलोसिटी पे नहीं कर रही है। तो डी इज़ द आंसर। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर अ पाइप वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज। तो कितना होता है? डार्सी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है FL_V²/2GD। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? V² के। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव्स ड्यू टू द प्रेशर डिस्टर्बेंस इम्पोज्ड इन अ लिक्विड 2। ठीक है, वो क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव ड्यू टू द प्रेशर डिस्टर्बेंस इम्पोज्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू किसका? √E/ρ। A is the answer. For a siphon to work satisfactorily, the minimum pressure in the pipe as compared to the vapor pressure of the liquid should be।
तो अगर हमें साइफन को वर्क कराना है तो हमारा मिनिमम प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा ही होना चाहिए, समझ रहे हो, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इफ़ द मिनिमम प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल इन दोज द रीजन्स, है ना, वेपर बबल बनने लगेंगे, है ना, उससे क्या होगा, जो साइफन इफेक्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वाटर हैमर का वो किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लेंथ पे करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी पे करता है, टाइम ऑफ वॉल्व क्लोजर पे करता है। एन एयर वेसल इज यूजली प्रोवाइडेड एट द समिट ऑफ अ साइफन इन ऑर्डर टू, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर वेसल्स को प्रोवाइड करते हैं साइफन में, तो किसके लिए करते हैं कि जो इंटरप्शन हो रहा है वाटर का, वाटर रुक रहा है, वाटर का फ्लो कमज़ोर हो रहा है, उसको कम करने के लिए हम लोग एयर वेसल का यूज़ करते हैं। द डिस्चार्ज ओवर वी नॉच वियर इज़ प्रोपोर्शनल, तो डिस्चार्ज देखो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका 8/15 CD √2G, सॉरी जी 2 बार हो गया, 2G tan θ/2 h⁵5/2। In an external mouthpiece, the value of coefficient of discharge if the pipe is following full, ठीक है, वो कह रहा है कि एक्सटर्नल माउथ पीस के लिए जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल पाथ, ठीक है, तो जो डेप्थ ऑफ वाटर इन एन ओपन चैनल होता है अगर वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फ्लो क्या कहलाया जाएगा, फ्लो कहलाया जाएगा ट्रैंक्विल, फ्लो को कहते हैं हम लोग ट्रैंक्विल फ्लो, ठीक है। याद रखना ये थोड़े से क्वेश्चन आपके नॉचेस वियर नॉचेस वगैरह से रिलेटेड है। द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर नॉच वियर वेरीज एस h⁵3/2, है ना, फॉर्मूला होता है इसका आपका CD 2y CD इंटू कर दो 2y की कर दो इंटू √2G कर दो L⁻h⁵3/2। द विद ऑफ द वियर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन इज, ठीक है, वो क्या कह रहा है, विद ऑफ द वियर विद एंड कॉन्ट्रैक्शन इज, ठीक है, वो कैसी होती है ना, तो वो होता है लेस देन द विद ऑफ चैनल। बेवर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, इजी क्वेश्चन। द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन गलत है ना, इन्होंने नहीं बताया कि ये किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, ये ऑरिफिस के लिए पूछ रहे हैं या ये फिर पूछ रहे हैं आपके, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, इन्होंने बताया ही नहीं कि ऑरिफिस बताना है या वेंचुरी मीटर बताना है, क्या बताना है, ठीक है। अगला, in order that no shock wave develops when the flow is taking place through a covering a diverging tube, Mach number at exit should be, ठीक है, तो Mach नंबर एग्जिट पे कितना होना चाहिए, है ना, अगर हमारी नो शॉक वेव डेवलप हो रही है तो ग्रेटर देन 1। Equivalent evaporation is the amount of water evaporated in a boiler from at, ठीक है, कितने पे 100 डिग्री C, देन आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वन बॉयलर चार्ट फ्लो थ्रू अ टरबाइन रिप्रेजेंटेड हो गया पहले ही। द इवेपोरेशन ऑफ 15.653 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वन बॉयलर हाइड्रो पावर कहते हैं, ठीक है। चलिए हॉर्स पावर शायद हाइड्रो या हॉर्स पावर कुछ नाम होता है, ठीक है। द स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन, तो जो स्टीम इंजन होते हैं वो किस चीज़ पर ऑपरेट करते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन, तो इनमें ना जूल साइकिल पे करते हैं ना कार्नोट पे ना स्टर्लिंग, दैट इज नन ऑफ दीज। द नंबर ऑफ ड्रम्स इन द बेंसन स्टीम जनरेटर इज,
तो बेंसन में कोई ड्रम होता ही नहीं है, नो बॉयलर ड्रम। द प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर इन डिग्री सी एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ पेट्रोल इंजन आर इन ऑर्डर ऑफ। तो कंप्रेशन जो प्रेशर रेशियो होता है वो 6:12 होता है, प्रेशर रेशियो कह लो इसे, और जो टेम्परेचर होता है वो 250 से 300 डिग्री सी होता है। द हीट इंजन यूटिलाइज द, ठीक है, तो हीट इंजन होता है वो क्या यूटिलाइज करता है, वो हाई हीट वैल्यू को यूटिलाइज करता है ना, हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। द रीज़न फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू बी, ठीक है, अगर सुपर चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा वेट को, है ना, एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट, वेट को कम करना और आउटपुट को बढ़ाना, तो ये सुपर चार्जर का काम ही होता है, ठीक है, पहले भी कई बार बताया। द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ फ्यूल बाय स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन। तो आंसर होता है 9 to 10, ठीक है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ठीक है। तो ये पूरे 200 क्वेश्चन थे जो मैंने, मतलब 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मैकेनिकल के कराए। बहुत सारे इजी क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंजीनियरिंग जीएस का सब्जेक्ट के आपको पढ़ना है तो आप मेरे अनअकैडमी पर पढ़ सकते हो, मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लगे रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। आपकी अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एसएससी की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए।